अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और हमेशा की तरह सैटरडे का शो जनाब हमारा वीक का रीकैप होता है, लेकिन आज खास तौर पर मुझे लगता है कल को ही रीकैप करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप स्क्वाड पाकिस्तान का अनाउंस हुआ और इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे जारी हैं। क्या पाकिस्तान की टीम भारत में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, जो कि पहला टारगेट है हर टीम का, वहां तक पहुंच पाएगी? क्या नसीम शाह की गैर मौजूदगी में हमारा पेस अटैक कुछ कर पाएगा? और क्या पाकिस्तान का स्पिन अटैक, जो कि बड़ा इस वक्त अंडर क्रिटिसिज्म है, क्या जो उसको एक और मौका मिला है, जो उसको चांस मिला है, जो कप्तान, कोच और हेड कोच ने, चीफ सेलेक्टर ने उन पर ट्रस्ट शो किया, क्या वो उसमें पूरा उतरेंगे? आज के शो में इसी पर बात करेंगे। और हमें सबसे पहले ज्वाइन करें पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर फाज, जो अब इंग्लैंड में मुकीम है, वहाँ पर मुख्तलिफ काउंटी के साथ बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। और कुछ देर में हमें सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी ज्वाइन करेंगे। यासिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारी बातें हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से, इसको इस तनाजुर में भी देखना है यासिर कि दुनिया भर में कैसी क्रिकेट खेली जा रही है, टीमें कैसी तैयारी से आ रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पर तो ये मसला था कि किसको लेकर जाएं, किसको ना लेकर जाएं, लेकिन हमारे पास कुछ चॉइसेस मुझे महदूद नजर आई यासिर। जैसे ओपनर के मामले में अगर फ़खर आउट ऑफ फॉर्म है तो हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं था, हमारे स्पिनर अगर विकेटें नहीं ले रहे तो हमारे पास कुछ चॉइसेस नहीं है, नसीम शाह गए तो हमें हसन अली को दोबारा बहुत अरसे बाद कमबैक कराना पड़ा। लगता है सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे हम, और ये सब फैसले जो हैं मजबूरी में हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और आप सबको मुबारक हो। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो फाइनली वो चीज़ हुई, और बिल्कुल लास्ट मिनट पे पाकिस्तान टीम अनाउंस हो चुकी है। और उससे पहले कितनी क्या से आराइयाँ हो रही थी कि ये लड़का खेलना चाहिए, ये नहीं खेलना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे थे जो रिटायर भी हो चुके थे, उनको भी उस टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही थी। फाइनली वही टीम अनाउंस हुई जो कि आप देखें एशिया कप और उससे पहले भी, बल्कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने तो ये भी कहा कि ये वही लड़के हैं जो पिछले 1.5-2 साल से खेलते हुए आ रहे हैं, तो मैंने ज़्यादा इतनी चेंजेस नहीं की। और होना भी देखें अब ऐसे ही चाहिए था कि जो एशिया कप के लिए और इस वर्ल्ड कप के लिए आप ज़्यादा चेंजेस कर भी नहीं सकते। हाँ, अगर आपने जिस तरह भी 2 दिन पहले रिव्यू कमेटी और मीटिंग जो बैठी है, अगर आप चाहते थे बैठने की तो वो वर्ल्ड कप आपके पास, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम था, और उसके बाद आप रिव्यू असेस ये चीज़ें कर सकते थे। बाकी जो बात आपने की कि हम लोग तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए, तैयारी तो अच्छी टीमें करती हैं। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पे एक हफ्ता पहले और भी वो मैचेस भी मेरे ख्याल से खेलेगी। इवन हॉलैंड जैसी टीम जो क्वालिफाई की है जिन्होंने, उनकी टीम इंडिया में पहुंच चुकी है। और हमारी अभी आज जाके टीम अनाउंस हुई है। लड़के मेरे ख्याल से दुनिया तो नहीं, हर जगह के इवेंट्स अटेंड तो कर रहे हैं। जो चीज़ करने की है, जो पाकिस्तान टीम का कैंप लगना चाहिए, लड़कों की फिटनेस को देखना चाहिए, उस चीज़ में हम बिल्कुल लैग कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक है। और मैं पहले अगर अमूमी जायज़ा जिसको कहते हैं, या आपका एक जनरल प्रीव्यू अगर मैं आपसे पूछूं यासिर कि आपकी क्या राय है जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुए? ज़ाहिर बात है हेडलाइन ये है कि नसीम शाह अनफॉर्चुनेटली रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ इंजरी, हसन अली कम बैक, इसके अलावा तो कोई तब्दीली है नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे इस पूरे 15 रुकनी और 3 रिजर्व, अगर मैं आपका एक पूरा जायज़ा आपसे पूछूं तफसीली, तो यासिर क्या आपका जायज़ा होगा? देखिए गफ्फार, मोर और लेस टीम यही बनती है, या तो आपने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी बेंच स्ट्रेंथ आपने तैयार की हो कि जो लड़के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होती है। आप देखें इवन मोहम्मद वसीम भी जूनियर जो हैं वो भी इस टीम में मौजूद हैं, और जब भी उनको मौका मिलता है एक सीरीज में 1-2 मैचेस खेलने का या एक आधे मैच खेलने का, तो मुझे लगता है वो भी उस तरीके से तैयार नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो आपने तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को रखा ही नहीं, तैयार ही नहीं रखा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो लड़के ऑलरेडी, जिस तरह हसन अली की बात चीफ सेलेक्टर ने निज़ाम भाई ने की, और उसके अलावा फखर की भी इवन जिस तरह परफॉर्मेंस है, शादाब की परफॉर्मेंस है, बहुत सारी उंगलियां उठती तो हैं, मगर मैं ये समझता हूं कि एक राइट डिसीजन है इस टीम को साथ वर्ल्ड कप में जाते हुए, क्योंकि ये बड़ा इवेंट है। आपने ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, आपने एवरी डे हर दूसरे दिन जो मैच जो आपने खेलना है, डिफरेंट कंपोजिशन या टीम के साथ खेलना है, कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, तो आपको वहां पे एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए। और हसन अली की जो ऑल्दो उन्होंने क्रिकेट रिसेंटली खेली नहीं है, मगर उनकी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया बताया गया वो यही था कि वो उनके पीछे जो एक्सपीरियंस है, मेगा इवेंट्स उन्होंने खेले हुए हैं। ठीक है, जैसे यासिर आपने खुद हिंट दे दिया, और मुझे पता है बहुत सारे लोग जो क्रिकेट समझते हैं, खेलने के अलावा क्रिकेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आपने खुद ही वो बात कर दी। मैं सवाल अब आपके पास ला रहा हूँ कि ये जो आपने रिव्यू किया, अब आपके कैप्टन, आपके हेड कोच, आपके बॉलिंग कोच, आपके बैटिंग कोच, आपके डायरेक्टर, आपके चीफ सेलेक्टर, इन सब के होते हुए क्या ये ज़रूरी था कि जो चेयरमैन है वो खुद एक चेयर पे बैठ जाएं, उनके दाएं बाएं जी 2 साबिक कप्तान बैठे हों? दुनिया में कौन ऐसे करता है यासिर कि आप वर्ल्ड कप में जाने से पहले आप जो है ना वो बिला वजह के एक प्रेशर डाल रहे हो? और टीम भी वही हुई, वो कहते हैं ना बात भी ना रही हमारी। आप देखें ना मोहम्मद हफीज़ को रिज़ाइन करना पड़ा। तो ये हम क्यों करते हैं ऐसे फैसले? अब आप देखिए खाम खा की कंट्रोवर्सी है,
कि एक साबिक कप्तान नाराज होकर बैठ गए। क्या इसकी जरूरत थी? क्या इजलास की जरूरत थी? क्या एशिया कप की परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद हम वर्ल्ड कप के लिए एकदम से तैयार हो गए हैं? सुनी तो किसी की भी नहीं गई। हुआ वही जो इवेंचुअली कप्तान चाहते थे और जो चीफ सेलेक्टर, और शायद होना भी यही चाहिए। जो कप्तान चाहे आप उसको वही टीम दो, क्योंकि उसने टीम लड़ानी है और कल का अच्छे बुरे का जिम्मेदार भी वही है। बिल्कुल, आपने खुद ही उसमें जवाब दे दिया। देखिए, 3 लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसी भी टीम की सिलेक्शन में। एक तो चीफ सेलेक्टर होते हैं, 7 हेड कोच होते हैं, कोचिंग स्टाफ ऑब्वियसली, और फिर जो कप्तान होता है जिसने टीम खिलानी होती है, उसको क्या रिक्वायर है, किस किस्म के प्लेयर उनको चाहिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। ये मैं खुद हैरान हूँ, ये क्रिकेट बोर्ड जो है एक लतीफों से भरी हुई है जो क्रिकेट बोर्ड है, ये उस तरीके से चलाया जा रहा है। आप ये इस चीज से अंदाजा लगाएं कि जो लोग उस रिव्यू कमेटी में लोग बैठे हुए हैं, वही प्लेयर्स के बारे में सवाल, उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में सवालात कर रहे हैं कि आप लोगों ने ये जो इंजरीज हुई है ज्यादा क्रिकेट की वजह से, और उन्हीं लोगों ने एनओसी थोक के हिसाब से अपने प्लेयर्स को दी है। कहीं होता है कि आपका प्रीमियम प्लेयर जाके कनाडा जैसी लीग में जाके खेले, जस्ट आफ्टर द टेस्ट मैच वहां जाके मैच खेले, जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है। वो जो उनकी लीग है कनाडा की, वो तो सारे रिटायर क्रिकेटर या एक्सपायर जो होते हैं क्रिकेटर वो खेलते हैं। तो कैसे आप लोग इनको इजाजत दे रहे हैं कि वहां जाके लीग खेलें? फिर आप एक और, मैं आपको देखें, रिसेंट में अभी कुछ नाम चल रहे हैं फास्ट बॉलर्स की इंजरीज के बाद। मैं अभी रिसेंटली पिछले वीक ही हसनैन से, क्योंकि वो इंग्लैंड में यहाँ पे इलाज करा रहे हैं, जी। तो ये भी एक लतीफा है कि जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनसे उसका इलाज नहीं। और अब जो लोग तनख्वाह नहीं ले रहे, डॉक्टर जावेद यहाँ पे जो फिजियो हैं जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक भी थे, वो उनका इलाज कर रहे हैं। अच्छा, यासिर कतई कलामी, डॉक्टर जावेद साहब का तो आपने नाम लिया, लेकिन डॉक्टर जफर तो एक जमाने से पाकिस्तानी प्लेयर्स का इलाज कर रहे हैं। जब कोई प्लेयर होता है तो कोई इस पाकिस्तान क्रिकेट में कोई अगर सेन बंदा है जो सोच समझ के बात करता है, जिसकी बात की कोई वुकत होती है, वो हफीज है, और वो भी इस कमेटी में नहीं रहा, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मसले मसाइल हैं इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। यासिर, आपने डॉक्टर जावेद साहब का नाम लिया। डॉक्टर जफर साहब जो कि यहाँ के फुटबॉल क्लब से वाबस्ता हैं, बहुत उनका नाम है। मुझे याद है इंग्लिश प्रीमियर लीग के उन्होंने प्रोटोकॉल्स बनाए थे। हमारे तो सारे प्लेयर्स उनके पास गए। शाहीन को भी दौड़े दौड़े हमें वही जाना पड़ा, हारिस सोहेल भी वहाँ जाते रहे, मुझे याद है हफीज भी जाते रहे। आप तो क्रिकेटर्स को जानते हैं, आप इंग्लैंड में हैं तो सब आपसे मिलते भी हैं। तो हमारा तो ये एक वतीरा बन गया है कि हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल में उनका काम ये है कि जी आप स्कैन्स करा लें, और स्कैन कराते सीधा फ्लाइट पकड़ के दुबई, और दुबई से फिर आप निकल जाएं बरतानिया। गफार, देखिए, हम लोग देखिए रिव्यू करते हैं और इस तरह की चीजें, रिपोर्ट, मैनेजर की रिपोर्ट, कोच की रिपोर्ट, कप्तान की पता नहीं रिपोर्ट होती है कि नहीं होती। मैं तो समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो प्लेयर्स की रिपोर्ट भी लेनी चाहिए कि उनके साथ जो रवैया मैनेजमेंट का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया है तो वो कैसा रहता है। तो देखिए, अभी देयर इज नो कम्युनिकेशन। अब हसनैन का कह रहे हैं कि अब उसका नाम स्टैंड बाई में भी, जब इंजरीज हुई श्रीलंका एशिया कप में, तो आपने उनका नाम भी सर्कुलेट होता हुआ देखा होगा। वेरएज वो 4-5 महीने से श्रीलंकन लीग के बाद वो इंजरी के शिकार, उससे पहले भी उनका यही मसला था। तो जब कम्युनिकेशन गैप होगा, अपने प्लेयर को लुक आफ्टर नहीं करेंगे, लड़कों के गिले शिकवे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे तरीके से नहीं करेगा, तो आपको ऐसे चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपका एक प्लेयर इंजर्ड होता है। देखिए, उस नसीम शाह के इंजर्ड होने से पहले आप नंबर 1 टीम, और आपको दुनिया की जो बड़े थिंक टैंक, जो लोग बड़े बड़े प्लेयर थे, वो तबसरा निगार, वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम हमें 4 में बल्कि फाइनल खेलती हुई नजर आ रही है। क्या हुआ कि आपका एक प्लेयर इंजर्ड हुआ और आपकी पूरी टीम धड़ाम से नीचे गिर गई। तो आपको बिल्कुल ये रिव्यू जो अभी आपने किया है, आपको रिव्यू अपने क्रिकेट बोर्ड को बेहतर करने के लिए आफ्टर द वर्ल्ड कप आपको बैठना पड़ेगा और जो सोच समझ के ये फैसले फिर करने पड़ेंगे। चलिए, प्रोग्राम में क्विक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड की अनाउंसमेंट, पूरी दुनिया की नजरें आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पर हैं। एक ये भी थ्योरी है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ अगले हफ्ते उस पर आ जाएंगे यासिर के, हम अपनी टीम को पूरा बैक करेंगे। ये मेरा अपना एक थ्योरी है कि जब आपकी टीम अनाउंस हो जाए, एनालिसिस जरूर करें, लेकिन फिर इस टीम को बैक करना। लेकिन उससे पहले एनालिसिस इसलिए कि चीज़ों की निशानदेही जरूर हो, जो मीडिया काम है। अब आप मुझे एक बात बताएं यासिर, जो आपने बात की कि क्या ये जरूरी नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड जब कोई खिलाड़ी चाहे डोमेस्टिक के इंजर्ड हैं, चाहे एहसान उल्लाह की बात कर लें, आप मोहम्मद हसनैन की बात कर लें, इससे पहले हमें याद है मजीद खिलाड़ी कुछ इंजर्ड थे, क्या ये नहीं होना चाहिए कि एक चाहे ऑफ द रिकॉर्ड ही सही या ऑन रिकॉर्ड सही, आप एक हेल्थ बुलेटिन सर्कुलेट कर दें मीडिया के लिए, आप लोगों के लिए, कि भाई ये प्लेयर्स आपके प्लान्स में हैं और ये प्लेयर आपके भी इंजर्ड हैं। ये सारी बातें तो राज की तरह खुलती हैं हम पर, फिर लोग ये समझते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई पसंद नापसंद हो रही है।
तो ये क्रिकेट बोर्ड का काम है सर। ना प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड होता तो और हमें क्या जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने से मना कर देता है और उनकी बॉलिंग अगर आप देखें, मिचेल स्टार्क से लेके हेजलवुड से लेके और पैट कमिंस से लेके, जब उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट आती है उनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। और जब वेरस हमारी बारी आती है हमें अपने प्लेयर्स का पता नहीं होता। दुनिया की कोई लीग उन्होंने छोड़ी नहीं होती। मैं अगेन यूं कहूंगा, प्लेयर्स का कोई यहाँ कसूर नहीं है। कसूर अगर है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, जो उनको एनओसी देती है, जो उनके लिए प्लान्स करती है, और जो अभी जो मैनेजमेंट है, ये जिसमें कोचिंग स्टाफ है, इनसे भी पूछा जाए कि आप टूर खत्म होता है कैसे आप अपने मुल्कों में जाके जूम की मीटिंग्स में आके एडवाइजेस करते हैं। तो ये तो इस तरह तो, और वो भी वर्ल्ड कप से पहले, अभी तक वो मिकी ऑर्थर हेड कोच जो है वो भी डर्बीशायर में है। तो इस तरह वर्ल्ड कप में जाया जाता है। ये तो आप सरासर पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ जाती है। ठीक है, यासिर फाज साहब तो मौजूद हैं, लेकिन मिर्जा इकबाल से बेग ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इकबाल भाई, यासिर फाज साहब जो कि इंग्लैंड में मुकीम है, बड़ा ठीक पॉइंट उठाया कि आपके वर्ल्ड कप सारे कोचेस चले गए बाहर और कल जूम मीटिंग पे उन्होंने जाके अपने इनपुट दिया। हालांकि मैं और यासिर तो इस बात पे मुत्तफिक है कि ऐसी मीटिंग का कोई मतलब कोई जवाब ही नहीं बनता। वर्ल्ड कप के बाद आप करें जो करना है। दो कप्तानों को आमने सामने बिठा दिया, मौजूदा कप्तान के आगे, बाद में एक ने रिजाइन कर दिया, एक खुश हो गया एक नाखुश हो गया। तो ये क्रिकेट बोर्ड किस अंदाज से चल रहा है इकबाल साहब? लगता तो ऐसे जैसे इस टीम को जो बैकिंग मिलनी चाहिए थी उसकी बजाय एक प्रेशर डाल दिया गया कि इस टीम पे प्रेशर आ गया कि जी देखिए आपके ऊपर दो और साबिक कप्तान भी बैठे हुए हैं। अच्छा, उनमें से भी एक नाराज हो गया। तो क्या दुनिया में क्रिकेट बोर्ड ऐसे चल रहे हैं? जवाब तो देती है अब्दुल गफ्फार, अब मैं क्या जवाब दूं, लेकिन मैं इस बात की तस्दीक करता चलूं कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो ज़का अशरफ के साथ मीटिंग हुई थी, वहाँ मॉर्गन मॉर्कल भी मौजूद थे, ग्रांट ब्रैडबर्न भी मौजूद थे। सिर्फ मिकी आर्थर जो है वो डर्बीशायर के साथ अटैच है, वो जूम लिंक पर थे। बाकी तमाम कोचेज जो थे पाकिस्तान में थे। एंडियो पुटिक जो बैटिंग कोच है वो भी पाकिस्तान में थे। तो लेकिन बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी टीम के इंतखाब में मुझे तो लग रहा है दोस्ती यारी ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है, क्योंकि जब पाकिस्तान भारत से आ रहा था उसी दिन हसन अली ने ट्वीट कर दिया था। हालांकि हसन अली 12 जून 2022 के बाद से कोई वनडे नहीं खेले और T20 वो खेल लेते, लंदन प्रीमियर लीग में भी उन्होंने खेला। लेकिन हैरत की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोस्ती यारी को ज्यादा फरोग दे रहा है। बाबर आजम की मर्जी की टीम बनी है और अब इसकी जिम्मेदारी भी बाबर आजम को लेना होगी अगर खुदा न खास्ता टीम सही परफॉर्म नहीं करती। अब आप देखें, फहीम अशरफ को 2 साल के बाद टीम में लाए, उसको 1-2 मैचेस खिलाए और उसके बाद बाहर कर दिया। इसका मतलब है आपका वो सिलेक्शन सही नहीं था। फिर इसके अलावा आप वसीम जूनियर, वो कौन से पाकिस्तान के अब्दुल रज़ाक बने हुए हैं कि उनको आप टीम के साथ लेकर घूम रहे हैं? वो खेल नहीं रहे, एक आध मैच खेलते हैं टीम के साथ ट्रैवल करते हैं। तो कौन उनसे पूछने वाला कोई है कि नहीं है? क्योंकि जब हेल्म ऑफ अफेयर्स पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी, जिसको क्रिकेट की समझ नहीं होगी और उसको ये सब बेवकूफ बनाएंगे, तो फिर यही होगा जो पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ है। अब इस टीम के लिए हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि ये टीम अच्छा परफॉर्म करे। बज़ाहिर जो कॉम्बिनेशन नजर आया, आप बात देखिए, मोहम्मद नवाज और शादाब खान स्पिनर 2 को लेकर जा रहे हैं और इब्राहिम अहमद को उन्होंने रिजर्व में रखा है। हमारी जिन पर नजरें इनायत है बाबर आजम और रिजवान की, वो भी रिजर्व में। क्या सरफराज अहमद नहीं सेलेक्ट हो सकते थे? क्या इमाद वसीम नहीं सेलेक्ट हो सकते थे? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टीम को बाबर आजम ने, आपको पता है अब्दुल गफ्फार पहले कह दिया था कि ये टीम जो है ना, इसमें कोई तब्दीलियां ज्यादा नहीं होंगी। एक तब्दीली हुई, हसन अली आ गए, बाकी फहीम अशरफ। तो मैं समझता हूँ अब दुआ करें इस टीम के लिए कि अच्छा परफॉर्म करें, भारत की स्थिति रखते हैं वहाँ हमारे लिए। ठीक है, जो निशानदेही की यासिर इकबाल भाई ने कि जो प्लेयर्स आ सकते थे, जारी बात है, जिसमें इमाद वसीम का नाम उन्होंने लिया, सरफराज के लिए, आप ही क्या राय है? जो 15 रुकनी स्क्वाड है, रिजर्व में से कोई आ सकता था, जैसे अबरार की बात हो रही है, और कोई ऐसी चीज़ जो आप ऐड करना चाहें कि इस स्क्वाड में अगर इसकी जगह ये खिलाड़ी होता तो शायद बेहतर ऑप्शन होता? देखिए, अगर बहुत ही अगर देखिए, वैसे तो ये टीम बड़ी जिस हिसाब से एशिया कप में भी अनाउंस पहले कर दी गई और जिस तरीके से लड़के खेलते हुए आ रहे हैं, इतनी कोई चेंजेस, एक जो चेंज हुई है वो भी फोर्स चेंज हुई है। अगर नसीम होते तो हसन अली दोबारा टीम में नहीं आते। एक अगर मैं ये समझता हूँ कि मेगा इवेंट को देखते हुए, स्पिनिंग ट्राइज को देखते हुए, अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे सरफराज की इंडक्शन इन द सेंस हो सकती थी कि मिडल में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए, क्योंकि उनकी जो भी डोमेस्टिक में वो खेल रहे, 3 इनिंग्स खेले, तीनों में उन्होंने परफॉर्म किया और पास में भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है। तो अगर ये एक चेंज हो सकती थी तो वो सरफराज की होती थी। बाकी मैं ये समझता हूँ कि टीम बड़ी प्लेयर्स को देखते हुए ये बैलेंस टीम है जो गिवन सर्कमस्टांस। अच्छा इकबाल भी, इसमें एक और एलिमेंट भी है, जैसे आपने सरफराज की बात की, यही आप एलिमेंट डाल सकते हैं अब्दुल्ला शफीक के लिए, यही उसामा मीर के लिए, यही वसीम जूनियर के लिए, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई और इंजरी होती
तो किसी आने वाले प्लेयर के लिए। सर ये जो सीरीज़ होती है अफगानिस्तान जैसी, या हमने याद हो माजी में नीदरलैंड का टूर भी किया, फुल स्ट्रेंथ टीम हमने खिलानी है हर जगह। आज आप देखें भारत ने मिडल स्टार्क को बिठाया हुआ है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने जो है वो बिठाया हुआ जी रोहित शर्मा को भी, विराट कोहली को भी। आप देखें उनके पास मोहम्मद सिराज भी नहीं खेल रहे। हम तो लड़के तैयार ही नहीं करते सर। आप देखें ना भारत ऑस्ट्रेलिया कितना स्मार्टली 3 मैचेस उन्होंने प्लान किए लेकिन पूरी टीम नहीं डाली। हम ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए हमारे प्लेयर्स को शौक है, एक तो पैसे मिलते हैं, सबसे बड़ी चीज है, इसलिए कोई मैच स्किप नहीं करते। आप रिजवान को देख लें कि रिजवान डायरे लगाते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, परेशानी में तकलीफ में नजर आते हैं, लेकिन कोई मैच नहीं छोड़ते, ठीक मौका नहीं देते। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की। अब्दुल पाकिस्तान आई वनडे के, उसके खिलाफ भी हमने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई और वो भी एक मैच जीत कर चली गई। फिर नेपाल के खिलाफ भी हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे प्लेयर आराम नहीं करना चाहते। जब आप दीगर बेंच स्ट्रेंथ को आप मौका नहीं देंगे बेंच के प्लेयर्स को, तो फिर आप कैसे तवक्को करेंगे कि वो रिप्लेसमेंट साबित होंगे। हारिस को हमने साथ रखा हुआ था, पाकिस्तान को बैटिंग के लिए भेज दिया। श्रीलंका के खिलाफ क्या हुआ, फिर अहम मौके पर समझ में नहीं आ रहा। फिर आपने वसीम जूनियर को अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाया, क्या परफॉर्मेंस थी। तो समझ में नहीं आ रहा हमारे प्लेयर्स रेस्ट क्यों नहीं करते। क्या और दुनिया के दीगर ममालिक, जैसे आपने एग्जांपल दी, रोहित शर्मा नहीं खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से मिचेल स्टार्क नहीं खेले, तो हम लोग क्यों नहीं रेस्ट कराते। ये तो पूछने वाली बात है। ये तो जो टूर सिलेक्शन कमेटी है वो फैसला करे, जो क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार ने वो फैसला करे। कुछ नहीं करता, सब ठीक है का नारा लगा कर चलते रहते। मुझे तो इस वर्ल्ड कप में यासिर तो क्या है, बैलेंस टीम है। बैलेंस टीम कैसे होगी जब आपने सऊद शकील को ट्राई नहीं किया। सलमान अली आगा के एज लग के उसकी गेंद लग गई, उसकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। जिस टीम में वनडे टीम में अफगान चौथे नंबर पर आ रहा है बैटिंग के लिए, मानता हूँ T20 का बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको चौथे में भेज रहे हैं, इसका मतलब आपका मिडिल ऑर्डर वल्नरेबल है, आपको एतमाद ही नहीं है किसी पर। तो क्या करेंगे। और शादाब बजाय बॉलिंग के बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। बॉलिंग उनकी देख लें क्या हुआ, 6 विकेटें उन्होंने दी एशिया कप में, जिनमें से 4 विकेटें नेपाल के खिलाफ थी। तो आप परफॉर्मेंस देखें, नवाज T20 के प्लेयर है, आप उन्हें वनडे खिला रहे हैं और क्या कर रहे हैं नवाज। आपने देखा कि जो श्रीलंका के स्पिनर थे वेला लागे, उन्होंने किसी बॉलिंग की, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, नवाज थे, वो नहीं कर सकते। तो मैं समझ रहा हूँ ये कसूर क्रिकेट बोर्ड का, टीम मैनेजमेंट का, कि जो लड़कों को रोटेट नहीं कर रहे, लड़कों को खिलाए जा रहे हैं। लड़के कह रहे हैं हमने खेलना है, वो कह रहे खेलते जाए, तो बाकी फिर आपके पास जो रिप्लेसमेंट कहाँ से आएंगे। तो यही होगा फिर जो हाल हुआ है अभी। ठीक है, आप जो इकबाल भाई ने बात की, इस पे पूरी दुनिया ऐड करना चाहता हूँ, मेरे बारे में बात की ना, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। मेरी पूरी बात सुन ली चाहिए लें गफार, ये इकबाल भाई, कि मैंने ये कहा गिवन सर्कमस्टांसेस पे कि जो चीज हो चुकी वो हो चुकी। अभी जिस तरीके से वो, तो मैं भी प्रोग्राम में शुरू में यही मैंने कहा कि जो आपकी गलतियां हैं, जो आपने बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं की, लड़कों को आप मौका नहीं देते, लड़कों को टाइम पे, जब आपने इसीलिए नंबर 1 तो आप आ गए हैं, मगर आपने देखे आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनने दी। तो कहने का मकसद मेरा भी यही है, पहले थोड़ा सा बात तो पहले सुन ले। मैंने क्या कहा, गिवन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से यही बैलेंस टीम बनती है। यासिर भाई, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल बताई नजर आ रहा है कि हम बहुत अच्छा स्पिन नहीं करा पा रहे। यहाँ तक कि जब हम आदिल रशीद को, मोइन अली के जब हम स्पेल देखते हैं वनडे क्रिकेट में, इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, वो विकेटें लेते हैं, लेकिन हमारे स्पिनर बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं। यासिर, फिर हमने कोई स्पिन बॉलिंग कोच नहीं रखा। मॉर्ने मॉर्कल हमारे पास मौजूद हैं, हमारे फास्ट बॉलर के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो रिटर्न ऑन द वॉल है कि आपकी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वहाँ बहुत बेहतरीन गुंजाइश मौजूद है। तो क्या कोई बहुत लेट इंडक्शन हम करेंगे? क्या होना आप तक हो नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि शादाब और नवाज जब एक साथ खेलते हैं, क्लियरली ऐसे लगता है जैसे T20 के बॉलर्स यासिर बॉलिंग कर रहे हैं, कोई पेनिट्रेशन नजर नहीं आती। जैसे कुलदीप यादव बॉल करते हैं, एडम जंपा करते हैं, या अगर आप बात करते हैं मिचेल सार्टनर की, या बात करते हैं आदिल रशीद की, वो थ्रेटनिंग नहीं लगते। और यही हमारी वनडे टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए गफ्फार, एक तो पहली बात है, मोर्नी मोर्कल मैंने खुद सोशल मीडिया पे देखा है, वो जो जूम की जो तस्वीर आई थी उसमें मोर्नी मोर्कल जूम पे बैठे हुए थे। पता नहीं पाकिस्तान के किसी और कमरे में बैठे हों, वो अलग बात है, मगर वो जूम पे उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीर थी, वो मुल्क में नहीं थे। हो सकता है बाकी लोग वहां पे ग्रैंड बैट्समैन तो थे। हाँ बिल्कुल, ग्रैंड बैट्समैन थे। पुटी का भी मुझे नहीं पता, ग्रैंड बैट्समैन क्योंकि 2-3 लोग कोई जूम पर थे, अब इतने सारे लोग हैं याद ही नहीं है, वो लोग मौजूद नहीं थे। अच्छा, और दूसरी बात, आपने स्पिनर्स की बात की, देखें ये आदिल रशीद या मोइन अली की आप बात करते हैं, ये कंटिन्यूअसली अपनी काउंटी क्रिकेट में भी खेल रहे होते हैं, लंबी लंबी बॉलिंग कर रहे होते हैं, और नॉन स्टॉप इनके साथ बॉलर्स के साथ काम किया जाता है। वेराज आप अपने देखें,
चार बॉलर, चार जो 100 की गेम हो गई, 4 ओवर की बॉलिंग हो गई, तो इससे आप 10 ओवर के बॉलर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? फिर आप आगे थोड़ा चला जाएं, ऑस्ट्रेलिया में 30 ओवर बॉल करने वाला आपके पास बॉलर ही नहीं है। अभी तो आपको 10 ओवर बॉल करने वाला नहीं मिल रहा, तो जब आपने ऑस्ट्रेलिया जाना फिर आपका क्या बनेगा? तो कहने का मकसद ये है कि आप जब प्लानिंग नहीं करते, जब आप अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, अपने प्लेयर के साथ काम नहीं करते, उनको कंफर्टेबल नहीं रखते, तो ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल, जो आप इकबाल भी आप ठीक कह रहे थे, ग्रांट ब्रैडमैन तो मौजूद थे, लेकिन मैं भी वो तस्वीर खोल के बैठा हूं, इवन मिसबाउल हक भी मौजूद नहीं थे, जो कि टेक्निकल कमेटी में वो भी जूम पर थे, और आपके मिकी आर्थर भी, मॉर्ने मॉर्कल भी, और इसके अलावा अब्दुल रहमान, जिनका नाम भी प्रेस रिलीज में नहीं था। असाइनमेंट बहुत ज्यादा है, या सिंध प्रीमियर लीग की उसमें थे, वो कहते हैं मैं जो है वो पैसे नहीं लूंगा ना, तो वो सिंध प्रीमियर लीग में थे, उसके बाद वो ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप वो खेल रहे थे, वहां पर भी पैसे नहीं ले रहे थे, ये तो पूछने वाली बात है। तो वो क्रिकेट कमेटी के सरबराह कल हफीज तो रिजाइन कर गए क्रिकेट कमेटी से। अब मैं देखता हूँ कि होता क्या है, आप बताएं, इंजमामुल हक को 25 लाख रुपए माना किस बात के देंगे? टीम वही सेलेक्ट हुई है ना जो फिंगर टिप्स पे थी। आप वो कह रहे हैं कि जी आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी, लेकिन अलमिया ये है पाकिस्तान क्रिकेट का कि ऐसे लोग हेल्प ऑफ अफेयर्स पर आ जाते हैं जिन्हें क्रिकेट का कुछ पता नहीं। पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब वो इतना इम्प्रेस हो जाते हैं प्लेयर से या लोगों से कि आप अंदाजा लगाएं उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्या क्रिकेट को सही करने के लिए आए हैं? हफीज तो चले गए, अब क्या मिसबा को तनख्वाह देंगे? किस बात के ऑनरेरी काम कर रहे हैं? जब आप ऑनरेरी काम करेंगे तो आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई पूछगछ नहीं होगी, तो आखिर ये क्या हो रहा है? मतलब ये एक सवाल पूछना चाहिए। और आप जिस तरह से कह रहे हैं ठीक है, जूम पे इस पे अगर जूम पे भी आ गए तो कम से कम उसकी पार्टिसिपेशन तो थी ना। मिकी आर्थर के खिलाफ लोग लगे हुए, एक पार्टी लगी हुई है कि मिकी आर्थर को तो वर्ल्ड कप से पहले फारिग कर दो, लेकिन $75,000 कहां से लेकर आएंगे पीसीबी वाले? तो इसलिए मिकी आर्थर को चला रहे हैं। अगर ग्रांट ब्रैडमैन को फारिग करते हैं तो $50-60,000 कहां से लेकर आएंगे? तो वो सोच रहे हैं कि ये हार जाए, ऑस्ट्रेलिया का टूर हो जो खतरनाक टूर है, हार जाए तो हमारे पास खुद चालाकियां बहुत जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तफसीली अपना तज़किया पेश किया। आखिर में यासिर भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मिकी आर्थर वाली कहानी है, सारी बात है, आप भी इंग्लैंड में बैठे हैं, वो भी इंग्लैंड में मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत कम दुनिया में ऐसा हुआ है। ठीक है, हम थोड़ा खुश भी हो गए थे जब हमने श्रीलंका को हराया श्रीलंका के अंदर, बट उसके बाद बुनियादी जो कमज़ोरियाँ दिखाई दे रही हैं, तो फिर सिस्टम पर सवाल तो उठता है ना यासिर, कि आपके हेड कोच यहाँ मौजूद हैं बट आपके डायरेक्टर मौजूद नहीं है, फिर शायद वर्ल्ड कप से पहले वो आ जाएंगे, और ये जो मीटिंग हो रही है उसमें सब जूम पे बैठे हुए हैं। आप कहीं दुनिया में ऐसी मीटिंग जूम और फिर आपके हेड कोच यहाँ पर, डायरेक्टर वहाँ पे, हालांकि बॉस हैं, वो डायरेक्टर हैं, ग्रांट ब्रैडमैन के बॉस हैं, बट उनको यहाँ नहीं होना चाहिए था। देखिए, जो चीज दुनिया में कहीं नहीं होती वो पाकिस्तान में होती है, और ये अनहोनियां ये होती रहती हैं। और जो आज की जो टीम सिलेक्शन अनाउंसमेंट हुई है लास्ट मिनट, ये भी तो एक अनहोनी है, दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसी चीजें। बिल्कुल। तो आप इसमें आपको मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें हंसना चाहिए। ये लतीफे आपके लिए भी डिस्कस करने के लिए प्रोग्रामों में मिल जाते हैं, हमें भी बात करने का मौका मिल जाता है। या जिस मुल्क में गवर्नमेंट चेंज हो, लेकिन यासिर कभी कभी दिल करता है कि अच्छा भी कुछ और हम अच्छी चीज को भी डिस्कस करें आपके साथ। कोई बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने देखिए एशिया कप कैसे जीता, हमने सिर्फ 2 एशिया कप जीते हुए हैं, हैरान कुन बात है, 8वां एशिया कप था भारत का ये। तो उसमें यह है कि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं आपकी गवर्नमेंट से। जब आप पैटर्नशिप प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, तो फिर पूरा क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन से लेके सिलेक्टर, जितने आपके चाहने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, इवन सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं, वो भी आपकी अपनी इधर उधर से लोग ले आते हैं। तो बाकी तो आप छोड़ दें, तो इस तरह फिर अगर क्रिकेट बोर्ड चलेंगे तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। चलें, आखिर में क्विकली यासिर, आपको लगता है कि टॉप 4 टीमों में पाकिस्तान शामिल हो सकती है? और एनी हाउ, अगर आप समझते हैं नहीं समझते, आपकी टॉप 4 कौन सी टीम दोगे? आप किन 4 टीमों को इस वक्त करंट फॉर्म को देखते हुए, भारत की कंडीशन को देखते हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाता हुआ देखते हैं? देखिए, मैं अभी भी अपनी टीम को बैक करता हूं, और अभी भी हमारे पास पोटेंशियल प्लेयर ऐसे हैं कि जो कि पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल तक लेकर जा सकते हैं, प्रोवाइडिंग कि अगर वो अच्छी क्रिकेट खेलें। अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी ओपनिंग कैसी चलती है। फखर अगर स्कोर करते हैं, जिस दिन फखर स्कोर करेगा उस दिन पाकिस्तान टीम 300 प्लस करेगी, और जब तक पाकिस्तान में ये एबिलिटी नहीं होगी 300 करने की, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा। स्पिन का इशू है, आपको फास्ट बॉलिंग आपकी अच्छी है, फिटनेस का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगी आपको, क्योंकि ये आपके काफी ज्यादा मैचेस हैं, आपका लंबा, ये वर्ल्ड कप बहुत लंबा है, तो आपको अपने प्लेयर्स को फ्रेश और फिट रखना पड़ेगा अगर आपने सेमीफाइनल से की रेस तक जाना है। चलिए, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सवाल मेरे ज़हन में मौजूद हैं, वही पूछेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। यासिर भाई के साथ एक दो सवाल मेरे हो रहे हैं कि मैं गुलाम मुर्तज़ा से पहले पूछूं। गुलाम, बहुत जल्दी मुझे बताइएगा कि टीम ने अब कब रवाना होना है हमारी, जो जैसे यासिर ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, को कैंप शैम्प लगना था कि नहीं लगना, डायरेक्ट हमने वर्ल्ड कप में पहुंच जाना है। सिक्योरिटी भी एक इशू है जो हमारे खिलाड़ियों पर बहुत असरअंदाज हो सकता है कि हमें वहाँ प्रेशर में रहेंगे। एक मैच हमारा जो वार्म अप मैच है वो बिहाइंड द क्लोज डोर हो रहा है, तो यासिर इस हवाले से क्या इतलात हैं, कब टीम जा रही है और ये सारे जो प्रीकॉशंस थे, चूंकि यासिर से मैं इस पे आप जवाब दे दें, यासिर से मैं तजिया जरूर लूंगा कि हमारी टीम भारत में ज़रा अंडर प्रेशर तो नहीं होगी सारे सिक्योरिटी मामला के से, पहले बता दीजिए टीम कब जा रही है। जी 25 के बाद पाकिस्तान की टीम इंडिया के लिए ट्रैवल करेगी और पाकिस्तान में 2 रोज़ का कैंप लगेगा, उसमें तमाम खिलाड़ी शामिल होंगे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। और आपने ये कहा कि इंडिया में सिक्योरिटी के मसाइल होंगे, एक मैच में तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाएगी। जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच होना है हैदराबाद में 29 को ये मैच है और उसमें जो तमाम शायकीन क्रिकेट है वो मैच वो देख नहीं सकेंगे स्टेडियम में आके। तो इस हवाले से ICC की जानिब से कहा जी वार्म अप मैच है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होना है 29 को, तो उसमें बिल्कुल शायकीन नहीं आ सकेंगे। हैदराबाद में ये मैच होना और हैदराबाद में उन दिनों 2 इवेंट चल रहे होंगे, एक तो गणेश विसर्जन का उनका इवेंट है और दूसरा ईद मिलादुन नबी है। इस वजह से जो सिक्योरिटी इदारों उनकी जानिब से कहा गया कि हम इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते क्योंकि वो इवेंट्स पैरेलल साथ चल रहे होंगे और साथ ही पाकिस्तान का मैच होगा। इस वजह से उस मैच को, जो प्रैक्टिस मैच को उन्होंने बंद क्लोज डोर में करवाने का फैसला किया है। और ये बात आपकी ठीक है कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी होगा क्योंकि ICC की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी मुकम्मल फराहम की जाएगी। चले मैं एक पॉइंट और ले लूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यासिर की कुछ मैं देख रहा टाइम तो इंडिया पे रिपोर्ट थी कि इस बार क्यूरेटर्स को हिदायत की गई है कि आपने कुछ घास रखनी है 70 मीटर बाउंड्री हो ताकि थोड़ा सा बैलेंस रहे। अब तो हम तो बात करते हैं जी एशियन टीमों को स्पिनर्स का बड़ा फायदा होगा, ये कंडीशंस का, ये अगर इंप्लीमेंट हो गया तो आप समझते हैं कि इसका फायदा किन टीमों को होगा, नुकसान क्या एशियन टीमों को थोड़ा बहुत हो सकता है। बहरहाल हम सब चाहते तो हैं कंपेटिटिव क्रिकेट देखें हम। देखिए मैं नहीं समझता कोई इतना नुकसान होगा, बल्कि अच्छा हो गया पाकिस्तान की। अगर आप पेस बॉलिंग देखें बेहतरीन है, स्पिन वैसे ही स्ट्रगल कर रही है, तो अगर घास छोड़ते भी हैं तो पाकिस्तान टीम को बल्कि इसका अल्टीमेटली फायदा होगा। इंडिया के पास भी अच्छी बॉलिंग है, वेयर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें, ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी, तो स्विमिंग अगर ट्रैक होती है तो इसमें यह है कि पाकिस्तान को कोई नुकसान ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए फायदा होगा। मगर आपने जो 2 दिन की कैंप की बात वो जो आपके साथी कह रहे थे, तो उससे मैं कहता हूं कि उससे बेहतर तो मेरे ख्याल से वेटरन का जो टूर्नामेंट कराची में हो रहा है वो बेहतर और तरीके से ऑर्गेनाइज या वही टीम भेज दें। चले गुलाम से मैं आखिरी सवाल कर लूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुलाम मुर्तज़ा, अब यासिर भी परेशान है, मैं भी, कि जब आपने यही टीम अनाउंस करनी थी, यानी फ़हीम अशरफ सिर्फ बाहर हुए, बाकी नसीम तो फोर्स चेंज था, फिर 2 दिन से कौन से फार्मूले अप्लाई हो रहे थे, आप लोगों को भी दूर रखा गया, छुप छुप के जनाब ये मीटिंग हो रही है, कोई फुटेज नहीं बनी, एक 35 सेकंड की फुटेज आ गई, तो ये इसमें क्या राज छुपा है, ये कौन से इसमें जो है ना वो अंदर फार्मूले बन रहे थे जिसके बारे में पूरी कौम सोच रही थी कि शायद बहुत बड़ी तब्दीलियां, कोई अबरार को देख रहे थे, कोई अचानक मोहम्मद आमिर की भी किसी ने अफवाह चला दी, तो ये इतनी सिक्रेसी क्यों थी? जी ऐसा होना नहीं चाहिए था। कल भी हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि इससे खिलाड़ियों के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आएगा क्योंकि यही टीम खेली थी तो एशिया कप में 2 मैच हारने के बाद तो उनका रिव्यू, परफॉर्मेंस का रिव्यू जो उन्होंने मांग लिया और रिव्यू किया गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। खिलाड़ियों के ऊपर एक्स्ट्रा एक प्रेशर आ गया, तो इस वजह से मुझे खुद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की समझ आई कि उन्होंने ये रिव्यू कमेटी का जो इजलास है वो क्यों बुलाया। अगर कोई अपनी टीम सेलेक्ट कर देते, ऐलान कर देते, उसके बाद कप्तान को बुलाते, अपने कोचेस को बुलाते, तो तब थोड़ा रिव्यू ज्यादा बेहतर था, ना कि जो अनाउंसमेंट से पहले किया जाता है। इस वजह से खिलाड़ियों के ऊपर भी एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा और वो मीडिया में बातें सुन रहे, मीडिया की बातें सुन रहे थे कि फलां का नाम आ रहा, फलां का नाम नहीं आ रहा, एशिया कप की परफॉर्मेंस है इस वजह से उसे बाहर किया जा रहा है। तो इस वजह से जैसे टीम अनाउंसमेंट पहले हो जाती, उसके बाद एक मीटिंग ऐसी बातें ना हो तो पाकिस्तान क्रिकेट क्यों कहलाए अनप्रेडिक्टेबल और ये सारी बातें। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया यासिर फात का साबिक टेस्ट ऑलराउंडर जिन्होंने अपना तफसीली तज़किया पूरे प्रोग्राम में पेश किया। मिर्जा इकबाल भाई साहब भी मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जनाब, क्योंकि वीकेंड का ख़त्म है, अगला वीक आएगा नई एनर्जी के साथ जब पाकिस्तान टीम भी अपनी तैयारी पकड़ी होगी, कि हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ ज़रूर हैं। बेस्ट विशेज़ कि ये टीम अल्लाह करे भारत में जाके ना सिर्फ वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, सेमीफाइनल तक जाए, बल्कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीते। लेकिन हमें शायद बहुत सी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि इस बार हम सब गलत साबित हो जाएँ, टीम हमारी जीत जाए और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। वीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।